हेलो, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और अपने शिक्षक मित्रों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा का स्टडी करेंगे। किंगडम मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, तो वहीं किंगडम प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स शामिल किए गए हैं। यह एक बड़ा किंगडम है। हिकेल ने पहली बार प्रोटोक्टिस्टा, जिसे बाद में प्रोटिस्टा कर दिया गया, इस शब्द का इस्तेमाल सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए किया था, लेकिन कोपलैंड ने मोनेरा नाम से प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया और जो यूकैरियोट्स बचे, इसमें प्लांट और एनिमल्स दो तरह के कैरेक्टर्स वाले यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं। चूँकि यह एक बड़ा चैप्टर बन जाता है, इसलिए इस सेशन में हम लोग सिर्फ प्लांट जैसे प्रोटिस्टा की चर्चा करेंगे और अगले सेशन में एनिमल जैसे प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ फाइलम की भी चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले बताया गया कि ये यूकैरियोट्स हैं, तो जब ये यूकैरियोट्स हैं तो इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, पूर्ण विकसित न्यूक्लियस होगा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का घेरा होगा और डीएनए के चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन का खोल भी होगा। लेकिन अधिकांश प्रोटिस्टा में धागे जैसे लंबे लंबे क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। इनमें भी न्यूक्लियोहिस्टोन के क्लस्टर्स, जमे हुए थक्के जैसे समूह पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म, इस तरह प्रोटोप्लाज्म का दो कंपार्टमेंट्स में, दो भागों में विभाजन हो गया है। अब साइटोप्लाज्म में इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन से बने हुए विभिन्न कोशिकांग, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पाए जाएंगे। इसके अलावे इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स भी बनते हैं, जिसके कारण स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है। प्लांट लाइक सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन एनिमल लाइक सेल्स में सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब प्रोटिस्टा का विभाजन आमतौर से फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन के द्वारा होता है या फिर माइटोसिस के द्वारा होता है। लेकिन किसी किसी में जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वह मायोसिस जैसी विकसित विधि का भी पालन किया जाता है, यानी यह मोनेरा की अपेक्षा काफ़ी विकसित सेल से बना हुआ है। अब प्रारंभ में इसके अंदर स्लाइम मोल्ड, फंगस इत्यादि भी रखे गए थे, लेकिन अब इसमें यूनिसेलुलर एल्गी है और प्रोटोजोआ है। यूग्लिना जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें एनिमल और प्लांट दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे
प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बीच कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। अब प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से क्लास हैं? तो प्लांट किंगडम में एल्गी के अंदर शुरू में 9 क्लासेज बनाए गए थे, जिसमें एक साइनोफाइटा चला गया मोनेरा के अंदर। बाकी में 4 क्लासेज, जिसमें क्राइसोफाइटा, जेंथोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स और कुछ सदस्य फियोफाइटा ब्राउन एल्गी के और कुछ क्लोरोफाइटा यानी ग्रीन एल्गी के भी शामिल हैं। इनमें यूग्लिनोइड पूरा का पूरा शामिल है। तो हम लोग एक एक करके इसके आज के डेट में 3 अलग अलग फाइलम के रूप में क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्राइसोफाइटा। तो स्मिथ और चैपमैन नाम के वैज्ञानिकों ने क्लास क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी, इन 3 क्लासेज को मिलाकर यह क्राइसोफाइटा बनाया। क्राइसोफाइसी में ब्राउन या ऑरेंज एल्गी है, जेंथोफाइसी में येलो ग्रीन एल्गी है और बेसिलेरियोफाइसी में डायटम्स हैं। इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। अब क्राइसोफाइसी में जो एक बड़ा सा क्लास है, फ्रेश वाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें 1 या 2 फ्लैजिला होते हैं और अगर 2 फ्लैजिला है तो उसमें एक अल्प विकसित होता है, यानी एक ही पूर्ण विकसित होता है। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल के बी के साथ साथ फाइकोक्राइसिन नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्राइसोफाइसी में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। जब यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो बाइनरी फिजन होता है, उससे सिस्ट या स्टेटोस्पोर्स बनते हैं। इनमें से एक स्पीशीज प्रिमनेसियम पार्वम जहरीला है, जिसे खाने से मछलियां मर सकती हैं। क्लास जेंथोफाइसी में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें अक्सर समूह में पाए जाने वाले सेल्स दिखेंगे या कभी कभी फिलामेंटस भी होंगे। इनमें क्लोरोफिल ए और बी के साथ साथ कैरोटीन है और जेंथोफिल पिगमेंट है। यह एक विशेष प्रकार का पॉलीसैकेराइड क्राइसोलेमिनेरिन बनाकर अपने अंदर जमा करते हैं। अब डायटम्स में किसी विशेष प्रकार के अलग तरह के एक्सेसरी पिगमेंट्स की खोज नहीं हो पाई है। कोई जेंथोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है और ये वाइल्ड ड्रॉपलेट्स एवं वॉल्यूटिन या ल्यूकोसिन के रूप में भोजन जमा करते हैं। वाइल्ड ड्रॉपलेट्स के कारण इन्हें हल्के होते हैं, पानी में फ्लोट करते हैं और सतह पर उपलाते रहते हैं। अब
डायएटम अपनी बहुत बड़ी संख्या के कारण एक्वेटिक सिस्टम में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जलीय पारितंत्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है, जिसके कारण इसके मरने के बाद भी सेल वॉल बचा हुआ रह जाता है। सेल वॉल का 2 पार्ट होता है, 2 खोल होता है, जिसमें एक बड़े के अंदर एक छोटा, यानी इपिथीका के अंदर हाइपोथीका ठीक उसी तरह फिट हो जाता है जैसे कि साबुन के डब्बे का एक हिस्सा दूसरे हिस्सा में फिट हो जाता है। अब आमतौर से ये लंबे लंबी बाइनरी फिजन करते हैं, जिससे दोनों हिस्से में पुराने सेल का आधा आधा चला जाता है। अब इन डाउटर सेल्स में पुराने सेल में फिट होने के लिए अंदर के तरफ से नए सेल का निर्माण होता है। इसका परिणाम 2 डाउटर में एक मदर के साइज का और दूसरा थोड़ा छोटा हो जाता है। कई जनरेशन के बाद इस तरह से छोटा होते होते यह काफ़ी छोटा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में यह फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद जो नया जनरेशन बनता है वो ओरिजिनल मदर सेल के बराबर यानी काफ़ी बड़े आकार का हो जाता है। अब देखिए, डायएटम के सेल की जो सजावट और बनावट होती है वो बड़ा ही जियोमेट्रिकल होता है। आप कह सकते हैं कि आइसोबाइलेटरल होता है या रेडियल होता है। कुछ सेल को देखकर आर्टिस्ट ने खूबसूरत डिजाइन देते हुए इस तरह से सजाया है। यह कोई आर्ट नहीं बल्कि नेचर का रियलिटी है। आप इसे फोटोग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। इसमें डायएटम का समूह दिखलाया जा रहा है, जिसमें सभी डायएटम बॉक्स शेप्ड और एक दूसरे के समानांतर सजे हुए इस तरह से दिख रहे हैं जैसे कि ये लंबे लंबे फिलामेंट बनाए हुए हो। इनके सेल्स जो बालू के साथ समुद्र के पेंदे में मिलता है, देखिए कितने तरह तरह का ये डिजाइन बनाए हुए हैं और कितनी खूबसूरती के साथ इसका सेल, इसका कवर बनाया गया है। इसी खूबसूरती के कारण और विशेष डिजाइन के कारण इसे जीवेल ऑफ सी कहा जाता है, यानी समुद्र के नग। अब समुद्री मिट्टी में काफ़ी मात्रा में इस तरह के डायएटम के सेल जमा हो जाते हैं, जिससे इस मिट्टी को डायएटोमैसियस सॉइल कहा जाता है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कई मिलियन, 5 मिलियन तक डायएटम के सेल मिलते हैं। इसलिए समुद्री मिट्टी से बना हुआ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के ईंट, ये सब काफ़ी लाल, मजबूत और यहाँ तक कि ये ईंट फायर प्रूफ होते हैं, गर्म होने पर फटते नहीं हैं। इसका उपयोग टूथपेस्ट को गाढ़ा करने में, पॉलिशेज में, चिमनी बनाने में काफ़ी अधिक किया जाता है। सीमेंट में मिलाने पर यह सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। अब दूसरा समूह देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स का। इन्हें पायरोफाइटा भी कहा जाता है या व्हर्लिंग फ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। नॉक्टिल्यूका, डायना अमीविडियम और जिम्नोडीनियम में खोल नहीं पाया जाता है, लेकिन अधिकांश में 2 भाग में बटा हुआ खोल मिलता है। लेकिन डायएटम के विपरीत ये दोनों खोल के टुकड़े
एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। इनके बीच एक ट्रांसवर्स दरार पाया जाता है और उस दरार से एक जोड़े फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है, 2 फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है। सेल वॉल में काफ़ी अधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है और इनके 2 फ्लैजिला में एक सीधा आगे या पीछे की ओर और दूसरा ट्रांसवर्स यानी लंबवत दिशा में होता है। इसलिए जब ये तैरते हैं तो एक फ्लैजिला आगे पीछे की ओर तो दूसरा दाएं बाएं की ओर बीटिंग करता है। परिणाम यह अपने एक्सिस पर गोल गोल चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनको व्हर्लिंग एनिमलक्यूल कहा जाता है। अब डॉज नाम के वैज्ञानिक ने जब इसके न्यूक्लियस का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि साइटोप्लाज्म का कैरेक्टर तो यूकैरियोट जैसा है, लेकिन इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, यानी सेल यूकैरियोट हो गया है लेकिन डीएनए नेकेड है, इसलिए ये मीजोकैरियोन कहलाए, यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच की स्थिति में है। अब इनके सेल्स के किनारे किनारे प्रोटोप्लाज्म के पेरीफेरी में क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन और कुछ अन्य प्रकार के एक्सेसरी पिगमेंट भी मिलते हैं। यह पिगमेंट ज़ैंथोफिल के रूपांतरित हैं। ये देखने में गोल्डन ब्राउन लगते हैं, तो इसलिए ब्राउन एल्गी की तरह इनमें क्लोरोफिल सी पाया जा रहा है। अब ये स्टार्च और वाइल्ड ड्रॉपलेट के रूप में भोजन जमा करते हैं। इनकी भी इतनी बड़ी संख्या है कि डायटम के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कहलाते हैं। कभी कभी समुद्र के किनारे काफ़ी दूर तक इनकी इतनी बड़ी संख्या हो जाती है कि ये रेड ब्लूम उत्पन्न करते हैं। कुछ डायनोफ्लैजिलेट जैसे नॉक्टिल्यूका, पेरिडीनियम और गोनियोलॉक्स में बायोलुमिनिसेंस पाया जाता है, यानी अंधेरी रात में इनका सेल चमकता है और शायद इन्हीं के कारण समुद्र के सतह में या पानी की सतह में अंधेरी रात में भी चमक होती है। गोनियोलॉक्स कैटेनेला सेक्सीटॉक्सिन नाम का एक अत्यंत जहरीला पदार्थ बनाता है। शेलफिश यानी एक तरह का मोलस्का जब इसे भरपेट खाकर मर जाता है और ऐसे शेलफिश को कोई आदमी अगर खा ले तो उस आदमी को पैरालिसिस हो सकता है। यह जहर इतना ही ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स के ये आर्टिस्टिक डायग्राम्स हैं और काफ़ी रियल डायग्राम की तरह है। ये 3 उदाहरण जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट में लिया गया है, जिम्नोडियम, सेरेटियम और नॉक्टिल्यूका, ये तीनों के तीनों बायोलुमिनिसेंस उत्पन्न करने वाले हैं। सेरेटियम का यह एक लेवल डायग्राम भी है। ऊपर एपिकल पार्ट नुकीला हिस्सा दिख रहा है, बीच में इसमें एक दरार है जिससे पीछे की ओर लंबा सा फ्लैजिला निकलता हुआ आपको दिख रहा है। यह फ्लैजिला इस दरार से उत्पन्न हो रहा है और दूसरा फ्लैजिला ये किनारे किनारे ऐसे घुमा हुआ
अब तीसरा क्लास है यूग्लिनोइड्स का। इस क्लास में 36 जनरा है और लगभग 800 स्पेसीज हैं। अकेले यूग्लिना का 152 स्पेसीज है। यूग्लिना के अलावे पेरानीमा, यूग्लिनोमॉर्फा, डिस्टिग्मा और फैकस ये जेनेरा फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, लेक्स में मिल जाते हैं। अब इनमें सेल वॉल की जगह प्रोटीन का एक मोटा आवरण है जिसे पेलिकल कहा जाता है, और पेलिकल के नीचे तिरछी दिशा में प्रोटीन के फैलने सिकुड़ने वाले फाइबर्स पाए जाते हैं, जिनके फैलने सिकुड़ने से इनका शरीर लंबा छोटा होते रहता है और इससे थोड़ी गति उत्पन्न होती है, जिसे यूग्लिनोइड मूवमेंट कहा जाता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए यह प्लांट लाइक कैरेक्टर है। लेकिन इनके अंदर एक परमानेंट माउथ जैसी रचना साइटोफेरिंक्स या साइटोस्टोम भी पाया जाता है, और उसी से 2 फ्लैजिला उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक बड़ा और एक छोटा होता है। ऐसा माना जाता है कि छोटा फ्लैजिला बड़े फ्लैजिला में जुट जाया करता है। अब जिस जगह पर इन दोनों फ्लैजिला का जोड़ है, वहाँ पर लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए एक परावर्तक रचना बनी हुई है, जिसे पाराफ्लैजिलर बॉडी कहा जाता है। ये लाइट को परावर्तित करता है, तो सामने में आँख जैसा एक फोटो रिसेप्टर या स्टिग्मा बना हुआ है, जो लाइट को ग्रहण कर लेता है, और इस तरह से वह लाइट के आपतन की दिशा का अंदाज लगाता है और अपनी गति को उसी अनुसार रूपांतरित करता है। यह फोटोग्राफ है यूग्लिना का। खूब स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा है, इसमें देखिए ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा है। आई स्पॉट दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, और बहुत हल्के धारी के रूप में फ्लैजिलम भी दिख रहा है। आर्टिस्टिक डायग्राम के रूप में इसी को देखिए तो ये इस तरह का है। ऊपर में साइटोस्टोम है, यहाँ मुंह जैसा गड्ढा बना हुआ जिससे ये फ्लैजिलम निकल रहा है। उसके बगल में यह आँख जैसी रचना है, आई स्पॉट यानी कि फोटो रिसेप्टर। ये हरे हरे क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, न्यूक्लियस दिख रहा है, और ये तिरछी धारियाँ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर्स के हैं। पिछले फोटोग्राफ को ही यहाँ पर एक अकेले पीस लेकर लेबलिंग किया गया है। वही सारी रचना इसमें भी दिख रही है। न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, इसमें आई स्पॉट यानी स्टिग्मा है, फ्लैजिलम है और साइटोस्टोम है। अब अधिकांश लोगों का विश्वास है कि यदि यूग्लिना को अंधेरे में रख दिया जाए तो यह अपने से छोटे अमीबा और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि को छानकर खा सकता है, निगल सकता है। यानी कि इसमें पौधे की तरह स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जंतुओं की तरह भक्षण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये दोनों पाए जाते हैं। इसलिए इसे मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ नहीं देखा है जिसमें फूड वैक्यूल दिखाया गया हो। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वास्तव में यह एनिमल की तरह खाता है या नहीं खाता है। अब पेरानीमा, इसमें स्पष्ट रूप से होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जबकि रैप्डोमोनास नाम का यूग्लिनोइड सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन करता है। यह अपने अंदर पारामाइलम ग्रैन्यूल्स जमा करता है
जो स्टार्च नहीं है, इसमें बीटा 1,3 ग्लूकान बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जबकि स्टार्च में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड मिलता है। यूग्लिनोइड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। हालांकि कभी कभी जोड़ा बनाते हुए दिखते हैं, जिसे पामेला स्टेज कहा जाता है, लेकिन यह सब सिर्फ एक संयोग है, क्योंकि इसमें कंजुगेशन जैसी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कोई घटना नहीं पाई जाती है। तो इस तरह आपने प्लांट जैसे प्रोटिस्टा के तीनों क्लासेज का विस्तृत अध्ययन किया। अब अगले सेशन में हम लोग प्रोटोजोआ का यानी एनिमल जैसे प्रोटिस्टा का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।